नमस्ते बच्चों, आज हम नुक्कड़ नाटक नामक विषय को पढ़ेंगे, समझेंगे और इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है। विशेष अध्ययन नुक्कड़ नाटक को पढ़ने से पहले नाटक की परिभाषा, उसके स्वरूप, उसके विकास आदि की संक्षेप में जानकारी ले लेते हैं। बच्चों, हमें इतिहास, शोध एवं कई ग्रंथों से समय समय पर यह जानकारी मिलती है कि जब मनुष्य का जन्म इस पृथ्वी पर हुआ तब उस समय कोई भी शाब्दिक भाषा का ज्ञान किसी को भी नहीं था। उस समय मनुष्य अपने संवाद या अभिव्यक्ति के लिए मुख मुद्राओं व शारीरिक हाव भाव तथा ध्वनि इत्यादि का उपयोग करता था। बच्चों, आप सभी भली भांति इस बात को जानते हैं कि उस समय मनुष्य एक जंगली प्राणी था। वह गुफाओं में निवास करता था। मौसम के प्रभाव से अपने आप को बचाने के लिए पेड़ों की पत्तियों तथा जानवरों की खाल की सहायता से अपने शरीर को ढकता था। अपनी भूख मिटाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करता था तथा फल फूल खाता था। शिकार के समय वह जिन परिस्थितियों का सामना करता था, उसे अपने फुर्सत के क्षणों में अपने समूह के सामने नृत्य या अभिनय के माध्यम से वह दर्शाता था। यही नृत्य और अभिनय उसके मनोरंजन के प्रमुख साधन बन गए। धीरे धीरे समय के साथ साथ मनुष्य का बौद्धिक विकास हुआ और मनुष्य एक साथ समूह में रहने लगा और वह एक सभ्य प्राणी बन गया। उसके बाद अपने लिए उसने भाषा की खोज भी कर ली थी। अतः समूह में रहते हुए उसने अपने परिवार का विस्तार करना शुरू किया। बच्चों, इस लंबे समय में धीरे धीरे कई सभ्यताओं के लगातार विकास करते करते मनुष्य आज इस आधुनिक दौर में प्रवेश कर चुका है। उसकी यह यात्रा बहुत ही कठिनाइयों से भरी थी, परंतु हर एक क्षण उसके बौद्धिक विकास ने उसके जीवन को बहुत ही सरल बना दिया। आज जबकि मनुष्य इतना विकास कर चुका है, फिर भी उसकी जीवन शैली का मुख्य अंग अभिनय ही है। हर एक क्षण हम सभी अपने संवाद के लिए भाषा के साथ साथ अपने मुखमंडल की मुद्राओं का उपयोग करते हैं। बच्चों, नाटक विधा का परिचय बहुत ही विस्तृत है, उसे संक्षेप में समेटा नहीं जा सकता है। फिर भी हम इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी को समझ लेते हैं। बच्चों, आप लोगों ने भी अपने अपने विद्यालय में अपने शिक्षकों की सहायता से या अपनी पाठ्य पुस्तक से किसी कहानी को लेकर अथवा किसी अच्छे एकांकी की पुस्तक को लेकर कुछ अच्छे लेखकों के लिखे हुए नाटकों मंचन आप में से कई लोगों ने किया होगा। जैसे एकाभिनय। अभिनय नाटक का प्रमुख तत्व होता है। एकाभिनय का अर्थ है जब एक ही अभिनेता मंच पर सभी तरह के चरित्रों का अभिनय करता है, वह एकाभिनय कहा जाता है या एकाभिनय कहलाता है। बच्चों, एकाभिनय अभिनय की एक ऐसी विधा है जो आज के समय में अत्यधिक प्रचलित है। इसे सोलो एक्ट भी कहते हैं। लोकनाट्य। बच्चों, यह साधारण जन द्वारा साधारण जन के लिए किया गया मनोरंजक नाटक लोक नाट्य कहलाता है। अर्थात स्वयं के द्वारा स्वयं के समूह के लोगों की स्वयं के लोगों के लिए किया गया मनोरंजक अभिनय प्रस्तुति लोक नाट्य के अंतर्गत आ जाता है। लोक नाट्य के लिए खासकर आधुनिक मंच की आवश्यकता नहीं होती है।
ये अपनी कला का प्रदर्शन बहुत ही छोटी सी जगह में भी प्रभावपूर्ण ढंग से कर सकते हैं। नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक के विषय में हम अपनी पाठ्य पुस्तक युवक भारती पाठ क्रमांक 13 को पढ़ते हुए जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपनी 11वीं की पाठ्य पुस्तक के पाठ क्रमांक 13 विशेष अध्ययन हेतु नुक्कड़ नाटक को पढ़ेंगे। बच्चों, नुक्कड़ नाटक के विशेष अध्ययन में मौसम और अनमोल जिंदगी है, जिसके लेखक अरविंद गौड़ जी हैं, को पढ़ेंगे। परंतु इसे पढ़ने और समझने से पहले हम इस नाटक विधा से परिचित हो जाते हैं। तो चलिए नुक्कड़ नाटक के विधा परिचय को देख लेते हैं। एक विशिष्ट नाट्य शैली के रूप में नुक्कड़ नाटक आज अपनी पहचान बना रहा है। यह एक ऐसी धारदार विधा है जो राजनीति, समाज और साहित्य में संतुलन बनाए रखती है। वास्तव में यह एक सांस्कृतिक हथियार है जो जड़ मानसिकता को तोड़कर लोक शक्तियों की पहचान कराता है। सामान्य व्यक्ति की समस्याओं को जनसाधारण की भाषा में सहजता और सरलता के साथ लोगों तक पहुंचाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। बच्चों, नुक्कड़ से तात्पर्य है चौक या चौराहा। नुक्कड़ नाटक का प्रस्तुतिकरण सड़क के किनारे, किसी चौक, किसी मैदान, बस्ती, हाउसिंग सोसाइटी के आंगन में कहीं भी हो सकता है। नुक्कड़ नाटक हमारे सामने एक आंदोलन के रूप में उभर कर आया है। ये नाटक सामाजिक विसंगतियों, विडंबनाओं, रूढ़ियों, शोषण, सत्ता के स्वरूप और आम जनता के संघर्ष को सहजता के साथ सीधे जनता तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार यह नाट्य रूप हमारे सामने जन संघर्षों तथा आंदोलनों का एक सबल हथियार बनकर आया है। आज के जीवन की त्रासदी को झेलते हुए और संघर्ष के बीच से गुजरते हुए तथा वहीं से विषय चुनकर नुक्कड़ नाटक और उसका रूप तथा कथ्य जन्म लेते हैं। बच्चों, नुक्कड़ नाटक मूलतः 8वें दशक से लोकप्रिय हुआ। नुक्कड़ नाटक को अंग्रेजी में स्ट्रीट प्ले के नाम से जाना जाता है। आम तौर पर इसको उसी रूप में प्रस्तुत किया जाता है जैसे सड़क पर मदारी अपना खेल दिखाने के लिए भीड़ जुटाते हैं। नाट्य प्रस्तुति का यह रूप जनता से सीधे संवाद स्थापित करने में मदद करता है। नुक्कड़ नाटक आमतौर पर बेहद सटीक और संक्षिप्त होते हैं, क्योंकि सड़क के किनारे स्वयं रुककर नाटक देखने वाले दर्शकों को अधिक समय तक रोके रखना संभव नहीं होता है। विख्यात रंगकर्मी स्वर्गीय सफदर हाशमी ने नुक्कड़ नाटकों को देशव्यापी पहचान दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका जन्म दिवस 12 अप्रैल को नुक्कड़ नाटक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नुक्कड़ नाटक में न तो अंक परिवर्तन होता है, न ही दृश्य परिवर्तन होता है। वेशभूषा भी बार बार नहीं बदली जा सकती है और न ही नाटक को इतना लंबा किया जा सकता है कि सड़क या चौराहे पर खड़े या बैठे दर्शकों के लिए घंटों रुकना मुश्किल हो जाए। इसलिए नुक्कड़ नाटक लंबे या दीर्घ नहीं होते हैं। मूलतः मंचीय नाटक के लिए पर्दा, साज सज्जा, नेपथ्य, ध्वनि संयोजन, महंगा मंच सेट आदि के साथ इमारत के अंदर सभागार आवश्यक होता है, परंतु
नुक्कड़ नाटक खुली जगह में बिना किसी साज सज्जा के ही खेले जाते हैं। नुक्कड़ नाटक में नाट्य मंडली और दर्शकों में कोई दूरी नहीं होती है, बल्कि सारे अभिनेता दर्शक समुदाय के बीच गोलाकार रंग स्थल बनाकर अपना नुक्कड़ नाटक खेलते हैं। बच्चों, आप इन सारी चीजों से भली भांति परिचित हैं, ठीक है। हिंदी नाटक साहित्य में नुक्कड़ नाटक प्रमुख रूप से लिखने वाले नाटककार और उनके नाटक इस प्रकार हैं। सफदर हाशमी, गुरुशरण सिंह, नरेंद्र मोहन, शिवराम, ब्रजमोहन, सुरेश वशिष्ठ, असगर वजाहत, राजेश कुमार आदि। नुक्कड़ नाटक समाज परिवर्तन के लिए सकारात्मक उद्देश्य को केंद्र में रखकर लगातार प्रदर्शित करने वाली अनेक नाट्य संस्थाएं कार्यरत हैं। भारतीय जनजीवन के लिए 8वां दशक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से विभिन्न समस्याओं से भरा था। उस समय हमारा समाज बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा था, जो इस प्रकार है: बेरोजगारी, अशिक्षा, असुरक्षा, नैतिक मूल्यों का पतन, गलत रूढ़ियां, महंगाई, भ्रष्टाचार, मौलिक अधिकारों का हनन, किसान मजदूरों का शोषण आदि समस्याओं ने अकराल विकराल रूप धारण किया था। ऐसी विकट समस्याओं से जूझने के लिए और लोगों को संगठित करके परिवर्तन लाने का काम नुक्कड़ नाटक ने किया। समाज परिवर्तन, सामाजिक एकता, शोषण मुक्त समाज, स्त्री पुरुष समानता, सर्वधर्म समभाव, राष्ट्रभक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण संवर्धन, जल साक्षरता आदि विषयों के बारे में लोगों में चेतना जगाने में नुक्कड़ नाटक ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बच्चों, आज नुक्कड़ नाटकों के विषय बहुत व्यापक होने लगे हैं। इन विषयों में घर से लेकर मोहल्ले, शहर, गांव, महानगर के ज्वलंत प्रश्न तक आने लगे हैं। बच्चों, कभी कभी प्रशासन भी कई महत्वपूर्ण सामाजिक संदेशों के प्रसारण के लिए नुक्कड़ नाटकों से सहायता लेता है, जैसे जल की समस्या, रक्तदान को बढ़ावा देना, प्लास्टिक बंदी, प्रौढ़ साक्षरता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि सामाजिक सरोकार बनाए रखने वाले प्रेरणाप्रद विषयों पर नुक्कड़ नाटक जनहितार्थ प्रस्तुत किए जाते हैं। जन जन तक अपनी बात सहजता से पहुंचाना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। व्यक्ति को जब भीतर से किसी बात की चुभन अनुभव होने लगती है, तभी वह भीतर से बदलने को तैयार होता है। कथ्य के स्तर पर जहां वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं से नुक्कड़ नाटक सीधे जुड़ा हुआ है, वहीं तकनीक के स्तर पर अपनी कुछ खास खूबियों को साथ लिए हुए है। पारंपरिक मंचीय नाटकों के विपरीत तथा मंच और दर्शकों के बीच की दूरी पाटते हुए जनता से सीधे साक्षात्कार करना और तामझाम से उत्पन्न भ्रम को तोड़कर आम जीवन से सीधे जुड़ना जैसे तत्व नुक्कड़ नाटकों के विकास में पोषक रहे हैं। बच्चों, भारत में नुक्कड़ नाटक की शुरुआत सामाजिक आवश्यकता के रूप में हुई है। सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता को देखते हुए अनिष्ट रूढ़ियों और परंपराओं पर चोट करने के लिए इसका उपयोग किया गया है। अव्यवस्था के प्रति असंतोष तथा जन सामान्य को अपने अधिकारों के प्रति सचेत करने के लिए भी नुक्कड़ नाटकों को माध्यम बनाया गया है। धीरे धीरे नुक्कड़ नाटक कला की एक महत्वपूर्ण शैली के रूप में अपना स्थान बना चुका है।
बच्चों, यहाँ पर हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक के विधा परिचय को देख लिया है, जिसमें यह बताया गया है कि किस तरह से व्यक्ति ही नहीं पूरा समाज इससे प्रभावित है। समाज के और देश के बहुत सारे मुद्दों को इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सुलझाया जा सकता है या सुलझाया जा रहा है। बच्चों, विधा परिचय को हमने देख लिया है, समझ लिया है कि नुक्कड़ नाटक आज हमारे लिए, समाज और देश के लिए कितना आवश्यक हो गया है। नुक्कड़ नाटक की कुछ विशेषताएं भी होती हैं जिसे हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और देख लेते हैं। पहला, तात्कालिकता। किसी भी घटना समस्या का वर्तमान जीवन पर सीधे असर होता है। नुक्कड़ नाटक को लेखक किसी तात्कालिक ज्वलंत समस्या को लिखकर उसकी प्रस्तुति करता है ताकि उस विषय के प्रति लोगों में जागरूकता निर्माण हो। बच्चों, यह बात तो आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। जो भी समस्या उत्पन्न होती है, लेखक उसे तुरंत लिखता है और लोगों के सामने लाकर रख देता है और तभी लोग जागरूक भी हो जाते हैं। गतिशीलता। नुक्कड़ नाटक के विषय का चयन करते हुए इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इसकी प्रवाहमयी धारा में विषय, पात्र तथा दर्शक तेजी से गंतव्य की ओर बढ़ें। नाटक के अंत तक किसी को कुछ सोचने का अवकाश नहीं मिलता। इसमें कथ्य और शिल्प का फैलाव नहीं होता है। बच्चों, इसका तात्पर्य यह है कि जब भी नुक्कड़ नाटक किया जाता है तो वहां पर रुकाव नहीं होता है। धारा प्रवाह, पात्र और दर्शक तेजी से अंतिम छोर तक पहुंचना चाहते हैं और पहुंचते भी हैं। शुरू से लेकर अंत तक नुक्कड़ नाटक में किसी भी तरह की छुट्टी नहीं मिलती है। नुक्कड़ नाटक के पात्र लगातार काम करते हैं और उस विषय को अंजाम देते हैं। यहाँ पर कथ्य और शिल्प का विस्तार नहीं होता है। तीसरा, अचूक लक्ष्य। नुक्कड़ नाटक हथियार की तरह जड़ पारंपरिक रूढ़ियों द्वारा किए जा रहे शोषण, अनाचार को खत्म कर वर्गहीन समाज की स्थापना के लिए काम करता है। संक्षिप्तता। नुक्कड़ नाटक में संक्षिप्तता का तत्व अनिवार्य है। लंबे लंबे संवाद या विषय का विस्तार इन नाटकों को उबाऊ बना देते हैं। नुक्कड़ नाटक जितना संक्षिप्त होगा उसका प्रभाव उतना ही अधिक होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि कम बोलना लेकिन अधिक समझाना। ठीक है। नुक्कड़ नाटक में जो पात्र काम करते हैं वह अपने हाव भाव और अपनी भाषा को संक्षिप्त रखते हैं ताकि इस संक्षिप्तता से लोगों पर विषय का प्रभाव पड़ सके। पांचवा, सहज भाषा और व्यंग्य शैली। बच्चों, नाटककार नुक्कड़ नाटक को अक्सर सहज भाषा और व्यंग्य शैली में प्रस्तुत करता है। 20-25 मिनट में किसी गंभीर समस्या का जन भाषा में प्रस्तुतिकरण नुक्कड़ नाटक की स्वाभाविकता और रोचकता को बढ़ाता है। बच्चों, अब आप यहाँ पर नुक्कड़ नाटक को समझ गए हैं, उसकी विशेषताओं को समझ गए हैं, उसकी विधाओं को समझ गए हैं। विशेष अध्ययन हेतु नुक्कड़ नाटक के स्वाध्याय को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। कृति क्रमांक 1 का अ, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। लिखिए नुक्कड़ नाटक के उद्देश्य। तो यहाँ पर आपको नुक्कड़ नाटक के उद्देश्य के बारे में बताना है। ठीक है। नुक्कड़ नाटक का पहला उद्देश्य यह है कि राजनीति, समाज और साहित्य में संतुलन बनाए रखना। दूसरा, सामान्य व्यक्ति की समस्याओं को पहचानना। तीसरा, समस्याओं को सरल और सहज भाषा में लोगों तक पहुंचाना। यही नुक्कड़ नाटक के उद्देश्य होते हैं। ठीक है। दूसरा, नुक्कड़ नाटक के विषय। तो नुक्कड़ नाटक के विषय
के बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है। नुक्कड़ नाटक के विषय प्रौढ़ साक्षरता, स्त्री पुरुष समानता, दहेज उन्मूलन, पर्यावरण संवर्धन, ये 4 विषय यहाँ पर आप लिख सकते हैं, परंतु विषय तो बहुत सारे हैं। ठीक है। कृति क्रमांक 1 का अ, तीसरा, नुक्कड़ नाटक के उपयोग। बच्चों, यहाँ पर नुक्कड़ नाटक के कौन कौन से उपयोग हैं वो आप लोगों को बताना है। तो पहले, अव्यवस्था के प्रति असंतोष व्यक्त करना है। दूसरा, जन जन तक अपनी बात सहजता के साथ पहुंचाना है। और तीसरा, जन सामान्य को अपने अधिकारों के प्रति सचेत करना है। ठीक है। चौथा, नुक्कड़ नाटक की विशेषताएं तथा स्पष्टीकरण। बच्चों, नुक्कड़ नाटक की विशेषताओं के बारे में हम लोगों ने 5 मुद्दों को पढ़ा था, तो उसकी विशेषताएं क्या हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। पहली विशेषता तात्कालिकता है। स्पष्टीकरण यह है कि नुक्कड़ नाटक में किसी भी तात्कालिक ज्वलंत समस्या की प्रस्तुति लोगों में उसके प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। दूसरी विशेषता गतिशीलता है। उसका स्पष्टीकरण, नुक्कड़ नाटक में विषय, पात्र और दर्शक बहुत ही तेज गति से लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, यानी गंतव्य की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। तीसरी विशेषता अचूक लक्ष्य है। नुक्कड़ नाटक समाज से शोषण, अनाचार, रूढ़ियों आदि को समाप्त करने का कार्य करता है। ठीक है। चौथी विशेषता संक्षिप्तता है। स्पष्टीकरण में नुक्कड़ नाटक में संक्षिप्तता आवश्यक है। लंबे संवाद और विस्तृत पटकथा नाटक को उबाऊ बना देते हैं। ठीक है। पांचवी विशेषता सहज भाषा। तो बच्चों, नुक्कड़ नाटक में नुक्कड़ नाटककार सहज और स्वाभाविक शैली में गंभीर से गंभीर समस्या का प्रस्तुतिकरण करता है। व्यंग्यात्मक शैली भी इसकी विशेषता है। नुक्कड़ नाटक को व्यंग्यात्मक शैली में भी प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। बच्चों, अब तक हम लोगों ने नाटक के विधा परिचय को जाना है, समझा है और उसके स्वाध्याय को भी पढ़ लिया है, समझ लिया है। तो अब हम अरविंद गौड़ जी द्वारा लिखे मौसम नुक्कड़ नाटक को भी देखेंगे और समझेंगे। बच्चों, मौसम शब्द सुनते ही हमारे सामने प्रकृति की 6 ऋतुएं स्मरण हो जाती हैं। आप सभी इन ऋतुओं से भली भांति परिचित हैं, तो यहाँ पर हम इसकी संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। जैसा कि आप सभी इस बात से परिचित हैं कि हर साल समय के चक्र के अनुसार मौसम, जलवायु और तापमान में होने वाले बदलाव के समय चक्र को ऋतु कहते हैं। पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाले सूर्य के प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है और इसी परिवर्तन की वजह से धरती पर अलग अलग ऋतुओं का आगमन होता है। ऋतुओं का बदलना सभी के लिए आवश्यक होता है। तो चलिए हम उन ऋतुओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। हिंदी माह के अनुसार वसंत ऋतु, जिसका समय फागुन या चैत्र से वैशाख तक का रहता है, अर्थात इसका समय फरवरी के मध्य से लेकर अप्रैल महीने के मध्य तक का माना जाता है। वसंत ऋतु में धीरे धीरे सर्दी खत्म होती है और गर्मी का आगमन होता है। इस समय मौसम सबसे सुहावना रहता है। वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। इसके बाद ग्रीष्म ऋतु का समय आता है। यह समय वैशाख या जेठ से लेकर आषाढ़ का रहता है, या फिर यह ऋतु अप्रैल महीने के मध्य से लेकर जून महीने के मध्य तक रहती है।
इस ऋतु में मौसम बहुत ही गर्म रहता है और दोपहर में अक्सर लू चलती है। इस अवधि में दिन रात की अपेक्षा लंबे होते हैं। वर्षा ऋतु में बारिश का आगमन होता है। बच्चों, गर्मियों में सूर्य की आग से तपती धरती को राहत पहुंचाने के लिए इस ऋतु का आगमन होता है। इस ऋतु में आकाश खुलकर बरसते हैं, पेड़ पौधे एक बार फिर खिल उठते हैं, सूखी नदियों में पानी भर जाता है। इसका समय आषाढ़ से सावन तक का होता है, या यूं कहें तो इसका समय जून के महीने के मध्य से लेकर अगस्त महीने के मध्य तक का होता है। अब आते हैं हम शरद ऋतु पर। यह समय भादों से अश्विन तक का रहता है, या यह अगस्त महीने के मध्य से लेकर अक्टूबर महीने के मध्य तक रहता है। शरद ऋतु में पतझड़ का मौसम रहता है। ऐसा माना जाता है कि इस मौसम में वृक्ष से पुराने पत्ते टूट के झड़ जाते हैं और उन पर नए पत्ते आते हैं। अब हम अपने हेमंत ऋतु की तरफ चलते हैं। बच्चों, सर्दियों के आने के पहले के समय को हेमंत ऋतु कहते हैं। यह समय कार्तिक से पौष तक का रहता है, या इसका समय अक्टूबर महीने के मध्य से लेकर दिसंबर महीने के मध्य तक रहता है। इस ऋतु में भारत में कई बड़े त्योहार मनाए जाते हैं और इस ऋतु में धीरे धीरे सर्दियों का आगमन होने लगता है। अब हम अपने शिशिर ऋतु की तरफ चलते हैं। इस ऋतु में कड़ाके की सर्दी पड़ती है। इस ऋतु का समय माघ से फागुन तक का होता है, अर्थात इसका समय दिसंबर महीने के मध्य से लेकर फरवरी महीने के मध्य तक का होता है। बच्चों, यहाँ पर हमने अपने 6 ऋतुओं की जानकारी ली और हमें यही पता चला कि यह प्रकृति बहुत ही सुंदर और सुहावनी है, परंतु हमने अपनी सोच, अपने व्यवहार और अपने विकास करने की तीव्र आकांक्षा से इसे खत्म करने की कोशिश लगातार या बार बार करते चले आ रहे हैं। हमें तो अपना विकास चाहिए बस, चाहे उससे हमारा कितना भी बड़ा अनर्थ क्यों ना हो जाए। हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। यही कारण है कि इस विशेष अध्ययन मौसम पाठ में लेखक अरविंद गौड़ जी ने कई मुद्दों को हमारे सामने रखते हुए हमें सोचने पर विवश कर दिया है, ताकि अभी भी समय है और हम संभल जाएं और प्रकृति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करें। बच्चों, सबसे पहले हम लेखक परिचय को भी जान लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि लेखक की भावनाएं क्या हैं और लेखक हमें इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से क्या सीख देना चाहते हैं या क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, लेखक परिचय। अरविंद गौड़ जी का जन्म 2 फरवरी 1963 को शाहदरा में हुआ। दिल्ली के सरकारी स्कूल से शिक्षा पूर्ण करके आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। वहां से आपका थिएटर और पत्रकारिता की ओर रुझान हो गया। थिएटर से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कार्य करने के बाद आप दिल्ली विश्वविद्यालय में कुछ समय के लिए कार्यरत भी रहे। मजदूरों, किसानों, आदिवासियों के साथ विविध आंदोलनों में बुनियादी भूमिका अदा करने वाले नुक्कड़ नाटक के रूप में आप जाने जाते हैं। आपके नुक्कड़ नाटक देश विदेश में भी मंचित हुए हैं। बच्चों, इनकी प्रमुख कृतियों को भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। नुक्कड़ पर दस्तक, अनटाइटल्ड, आई विल नॉट क्राई, एहसास तथा कुछ पटकथाएं। गौड़ जी निर्देशित नाटक कोर्ट मार्शल का भारत में 450 से अधिक बार मंचन हुआ। पाठ परिचय। अरविंद गौड़ जी ने मौसम नुक्कड़ नाटक में
मानव जीवन से जुड़ी विभिन्न सामयिक समस्याओं को उजागर किया है। पानी की समस्या दिन ब दिन विकराल रूप धारण करती चली जा रही है। प्रकृति से छेड़छाड़ करने के कारण ऋतु चक्र में अनियमितता आ गई है। नियत समय पर बारिश नहीं होती भी है तो कहीं बहुत अधिक होती है तो कहीं बहुत कम होती है। जल संचय नहीं हो पा रहा है। जहाँ संचय है वहाँ विभिन्न उद्योगों के कारण जल प्रदूषित होता चला जा रहा है। प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग के कारण जल के बहाव में रुकावट आ रही है। सीवरों में कूड़े कचरे के साथ प्लास्टिक जमा हो रहा है। प्रस्तुत नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लेखक ने इन समस्याओं का चित्रण कर सबका ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। बच्चों, इस रचना में 9 दृश्य हैं जिनके माध्यम से बारिश की अनियमितता के कारण सामाजिक जीवन पर होने वाले परिणामों को उजागर किया गया है। बच्चों, लेखक ने इंसान की करतूतों पर गीत प्रस्तुत करते हुए उसे आईना दिखाने की कोशिश की है। तो चलिए हम गीत नंबर 1 को देख लेते हैं। देख ले ओ इंसान तूने क्या कर दिया, देख ले ओ इंसान तूने क्या कर दिया, आकर तू देख ले इस नाटक में, आकर तू देख ले इस नाटक में। क्या है तेरी जिम्मेदारी, क्या तूने की वफादारी, क्या तूने लूट लिया इस संसार से हो। बच्चों, इंसान को संबोधित करते हुए यह गीत गाया गया है। इसमें इंसान को मौसम पर नुक्कड़ नाटक देखने के लिए बुलाते हुए कहते हैं कि मनुष्य की क्या जिम्मेदारी है और क्या उसने उससे क्या वफादारी की है। अपनी जिम्मेदारी को, अपनी वफादारी को निभाने की जगह पर मनुष्य ने इस संसार को ही लूट लिया है। यह बताते हुए दृश्य नंबर 1 में लेखक ने पानी की समस्या की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया है। बच्चों, आप सभी ने जल प्रदूषण को पढ़ लिया है, समझ लिया है। उसे बचाने के लिए, उसे साफ रखने के लिए कोई भी पहल हम नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि पानी सभी घरों में पहुंचता तो है पर वह प्रदूषित रहता है, जिसकी वजह से लोगों को तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो चलिए 2 व्यक्तियों के बीच के संवाद को हम यहाँ पर देख लेते हैं। दृश्य क्रमांक 1। बच्चों, हम यहाँ पर थोड़ा प्रदूषण की भी जानकारी ले लेते हैं। आप सभी को पता है कि प्रदूषण को कुछ भागों में बांटा गया है, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। बच्चों, विज्ञान के इस युग में जहाँ मनुष्य को कई वरदान मिले हैं, वहीं पर उसे कुछ अभिशाप का सामना भी करना पड़ रहा है। प्रदूषण एक ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान से उत्पन्न हुआ है, जिसे बर्दाश्त करने के लिए या सहने के लिए अधिकांश लोग अभिशप्त हैं। यही कारण है कि प्रदूषण एक समस्या बनकर हमारे सामने आया है। प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना, न शुद्ध वायु मिलना, न शुद्ध जल मिलना, न शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलना और न ही शांत वातावरण मिलना ही प्रदूषण का अर्थ है। वायु प्रदूषण महानगरों में 24 घंटे कल कारखानों का धुआं, मोटर वाहनों का काला धुआं फैलना, स्वस्थ वायु से सांस लेना मुश्किल हो जाना, जहां सघन आबादी होती है परंतु वृक्ष का अभाव होता है, जहां मनुष्य के रहने के लिए शांत वातावरण नहीं मिलता है, वहां ध्वनि प्रदूषण का होना निश्चित पाया जाता है। जैसे कल कारखानों का शोर, यातायात का शोर, मोटर गाड़ियों की चिल्लाहट, स्पीकरों की कान को भेदने वाली आवाज बहरेपन, तनाव को जन्म देती है। बच्चों, यहाँ पर लेखक ने जल प्रदूषण की तरफ इशारा किया है। कल कारखानों का दूषित जल मिलकर भयंकर जल प्रदूषण पैदा करता है। बाढ़ के समय तो कारखानों का दुर्गंधित जल
सब नाली नालों में घुल मिल जाता है, जिससे मनुष्य को अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर दो व्यक्तियों के बीच बातचीत हो रही है। पहला व्यक्ति कहता है, यह देख, तो दूसरा कहता है, भाई कितना गंदा पानी है, इस पानी को पी लिया हो गया है क्या? यही पानी हम सबके घरों में आता है और इस पानी की वजह से मेरा यह हाल हो गया है। दूसरा व्यक्ति, यार तू तो गंजा हो गया एकदम, तेरे तो बहुत बाल हैं, तू कौन सा पानी इस्तेमाल करता है? दूसरा व्यक्ति कहता है, मेरे घर में भी ऐसा ही पानी आता है, लेकिन हम मिनरल वाटर का बड़ा वाला जार लेते हैं। पहला व्यक्ति कहता है, वही जो 90 रुपए का आता है। दूसरा कहता है, हाँ वही, मैं और मेरी बीवी उसी का पानी पीते हैं, उसी से नहाते हैं, और जिस दिन वह जार न आए तो मेरी बीवी नहाती ही नहीं है। पहला व्यक्ति कहता है, धत तेरे की, क्या करें, बीवी के लिए इतना तो करना ही पड़ता है। बच्चों, हम प्रकृति के नाराज होने की बात तो करते हैं, परंतु वह क्यों नाराज है, उसका समाधान कैसे होगा, इस पर कभी कोई चर्चा नहीं करता है। पहले हम मौसम की ऋतुओं की बात करते थे तो सच में गर्मी, बरसात और सर्दी का महीना निश्चित होता था और हम सभी उसके लिए अग्रिम तैयारी कर लेते थे, परंतु आजकल तो मौसम के किसी भी निश्चित समय का पता लगाना कठिन हो गया है। बिन बादल बरसात वाली कहावत चरितार्थ हो गई है। जैसे यहाँ बताया गया है कि दिसंबर और जनवरी में बारिश होती है। चौथा आदमी कहता है कि पूरी दुनिया में कलयुग आ गया है और वह आजकल के मनुष्यों की तरफ इशारा किया गया है कि सभी लोग कूड़ा करकट, पॉल्यूशन और गंदगी फैलाने जैसा पाप धड़ल्ले से करते चले जा रहे हैं और जरा भी संकोच का अनुभव नहीं करते हैं। इसका इल्जाम एक दूसरे पर लगाते हुए उन्हें आईना दिखाने का प्रयत्न करते हैं। जैसे आपके पास 4-4 फैक्ट्रियां हैं, उसका कूड़ा कचरा नदियों में फेंका जाता है, तो दूसरा व्यक्ति भी मान लेता है कि जहां पर सभी लोगों की फैक्ट्रियों का कचरा नदियों में ही फेंका जाता है और यही कारण है कि स्वच्छ और निर्मल नदियों के पानी की जगह पर हमें प्रदूषित पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है। बच्चों, बात यहीं पर समाप्त नहीं होती है। हमारा तीसरा दृश्य भी इससे संबंधित है। दो व्यक्तियों के बीच शॉपिंग पर जाने के संवाद को लेखक यहाँ पर बता रहे हैं। शॉपिंग के नाम से ही हम सभी के चेहरे खुशी से झलक उठते हैं। शॉपिंग के नाम से ही हमारा चेहरा खिल जाता है, आंखों में एक चमक सी आ जाती है। यहाँ पर दो लड़कियाँ शॉपिंग पर तो जा रही हैं, परंतु अपने लिए वस्त्र या कोई प्रसाधन का सामान खरीदने के लिए नहीं, बल्कि छाता और स्विमिंग कॉस्ट्यूम खरीदने के लिए। एक लड़की का कहना है कि वह 4-5 छाते खरीदेगी, तो दूसरी कहती है कि इस साल बारिश तो हुई नहीं, तो उन छातों का क्या करोगी? फिर पहली लड़की बताती है कि न्यूज़ में बता रहे हैं कि कश्मीर में बादल फटने की वजह से बाढ़ आ गई है। बच्चों, बादल क्यों फटता है, इसकी संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। भारी बरसात और पहाड़ियों या नदियों के आसपास बादलों के फटने से भी नदियां जल से भर जाती हैं। न्यूज़ के माध्यम से यही बात बताई जा रही है। यहाँ पर दूसरी लड़की के हिसाब से छाता बाढ़ में क्या काम आएगा, तब स्विमिंग कॉस्ट्यूम खरीदने की बात होती है, परंतु दूसरी लड़की को स्विमिंग नहीं आती है। अंततः यह तय होता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, टायर ट्यूब मेरे पास है, ऐसा पहली लड़की बताते हुए चिंता न करने की बात कहती है। बच्चों, आज मनुष्य की चिंता के कारण बदलते जा रहे हैं। महानगरों की बरसात को तो आप भी भली भांति जानते ही हैं। थोड़ी सी बरसात हुई नहीं कि सारा नगर पानीमय हो जाता है, धरती जल में डूब जाती है और हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है।
फिर भी हम में प्रकृति के प्रति सहृदयता का भाव नजर नहीं आता है। हम अपने ही मद में चूर रहते हैं और अपने आप को ही सर्वोपरि मान लेते हैं। तो बच्चों, चलिए हम अपने दृश्य क्रमांक 4 को भी देख लेते हैं। दृश्य क्रमांक 4 में नुक्कड़ नाटक का अगला विषय है एसी। यहाँ पर दो व्यक्तियों के बीच एसी पर बातचीत करते हुए दिखाया गया है। पहले व्यक्ति की सलाह है कि एसी लगवा लो, परंतु दूसरा व्यक्ति एसी से होने वाले नुकसान को जानता है और उसके बारे में बता रहा है। वह कहता है कि एसी से गैस निकलती है और उससे ओजोन परत में छेद हो जाता है। इस बात से तो आज हम भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि एसी की वजह से ही प्रकृति में विकृति उत्पन्न हो रही है। बच्चों, अगले साल यानी 12वीं कक्षा में डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी द्वारा लिखित ओजोन विघटन का संकट को हम पढ़ेंगे, जिसमें बताया है कि विकास की दौड़ का हिस्सा बनकर हम सभी संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं। हमारे दैनिक जीवन में कीटनाशक, प्रसाधन सामग्री, दवाएं, रंग रोगन, फ्रिज तथा एयर कंडीशनिंग में प्रशीतन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें लेखक ने यह बताया है कि सन 1930 से पहले प्रशीतन के लिए अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड गैसों का इस्तेमाल किया जाता था, जो बहुत ही तीक्ष्ण रहता था और मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हुआ। बच्चों, लेखक बताते हुए कहते हैं कि 30 के दशक में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC नामक यौगिक की खोज हुई। रंगहीन, गंधहीन, अक्रियाशील और अज्वलनशील होने के कारण बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल घरेलू कीटनाशक से लेकर एसी में भी खूब इस्तेमाल होने लगा। 1974 में एक अमेरिकी वैज्ञानिक FS रोलैंड ने बताया कि CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक धरती की ओजोन परत को नष्ट कर चुके हैं। बच्चों, हम अपने नुक्कड़ नाटक की तरफ चलते हैं, जहां पहला व्यक्ति तर्क देते हुए कहता है कि आपके एक एसी की वजह से कोई छेद नहीं होगा। मेरे ऑफिस में तो 6 एसी लगे हुए हैं और उसकी बीवी तो सर्दियों में भी एसी चलाकर 2 कंबल ओढ़कर सोती है, जिसकी वजह से प्रकृति का संतुलन बिगड़ता चला जा रहा है। इस दृश्य को देखने के बाद हमें यह पता चलता है कि हर एक व्यक्ति सिर्फ अपनी परवाह करता है, अतः एक एसी से कुछ नहीं होता कहकर हम सभी एसी का इस्तेमाल करने लगे हैं और इसका असर ओजोन परत पर पड़ रहा है। तो चलिए हम अपने 5वें दृश्य में वाटर पार्क की चर्चा को देख लेते हैं। लेखक ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बरसात के मौसम में पूरा शहर जब पानी में डूब जाता है को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इस दृश्य में 4 दोस्तों के बीच के संवाद को देख लेते हैं। पहला दोस्त उत्साहित स्वर में कहता है कि चलो हम वाटर पार्क चलते हैं। इतने में दूसरा दोस्त व्यंग्य करते हुए कहता है कि वाटर पार्क में जाकर हम पैसे की बर्बादी क्यों करें? केवल 2 दिन के लगातार बारिश होने की वजह से ही पूरे शाहदरा नामक जगह जो दिल्ली में स्थित है पानी से डूब गया है और स्विमिंग पूल बन गया है। चलो हम वहीं चलते हैं। तीसरे दोस्त ने भी हामी भरते हुए कहा कि मिंटो ब्रिज का भी यही हाल है, वह जगह भी पूरी तरह से डूबा हुआ है। फिर पहले दोस्त के दिमाग में एक प्रश्न उमड़ता है और वह पूछता है कि 5-10 मिनट की बरसात से ही घुटनों तक पानी भर जाता है, इसका क्या कारण हो सकता है? तब उत्तर देते हुए चौथे दोस्त ने व्यंग्यात्मक
लहजे में कहा, कल जो आप मोमोज खा रहे थे, चटनी लगा लगा कर उसकी प्लेट कहाँ फेंकी थी? पहला दोस्त ईमानदारी से उत्तर देते हुए कहता है कि वहीं रोड पर ही। चौथा दोस्त दूसरे दोस्त की तरफ रुख करते हुए उससे पूछता है कि आप दुकान से जो सामान लेते हो उसकी प्लास्टिक, थैलियाँ, खाली डिब्बे, बोतल कहाँ फेंकते हो? दूसरा दोस्त इन सब चीजों को घर के सामने नाली में फेंकने की बात कहता है। तब पहला व्यक्ति कहता है कि हम दोनों को तो गिनवा दिया, और खुद जो चबा रहे हो इसका पाउच कहाँ फेंकते हो? आप भी तो वही करते हो बच्चों। तब चौथा व्यक्ति बड़ी ही ईमानदारी से कहता है कि मैं सब लोगों से अलग थोड़े ही हूँ, मैं भी वही फेंक देता हूँ, रास्ते में या नाली में। दूसरे व्यक्ति का कहना है कि यही डिब्बे और कचरा नालियों के रास्ते जाता है, नालों और सीवरों में, और कूड़ा कचरा और प्लास्टिक उसकी निकासी रोक देते हैं। इसलिए तो थोड़ी सी बारिश हुई नहीं कि पूरा शहर ही स्विमिंग पूल बन जाता है। बच्चों, यहाँ पर लेखक यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हर एक व्यक्ति एक दूसरे का देखा देखी करता चला जा रहा है। कोई अपने आप को पीछे या कोई अपने आप से रुकना नहीं चाहता है। बच्चों, आज हम अपने इस वीडियो क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। बाकी के 4 यानी 6, 7, 8 और 9 दृश्यों को अपने अगले वीडियो कक्षा में पढ़ेंगे और समझेंगे। अतः आप सभी मेरे वीडियो क्लास के दूसरे भाग को देखना समझना मत भूलिएगा, क्योंकि हम मौसम के दूसरे भाग के साथ ही इस नुक्कड़ नाटक के भाग अनमोल जिंदगी को भी पढ़ेंगे और समझेंगे। साथ ही हम अपने मौसम और अनमोल जिंदगी के स्वाध्याय के कृतियों को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को भी यहाँ पर दिया गया है। कुछ नुक्कड़ नाटक के विषय को भी लेखक ने यहाँ पर बताया है। यदि कभी समय मिलेगा तो हम इन विषयों पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन अवश्य करेंगे। तब तक के लिए आप इस नाटक को पढ़िए, समझिए और इसकी एक एक बात को, एक एक संदेश को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिए। जय हिंद, जय हिंदी। मेरे द्वारा पाठ्य पुस्तक के किसी और पाठ का वीडियो देखना या सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसका उचित लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।